एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये इसकी सेकेंड पार्ट वीडियो है। स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्लांटेशन एग्रीकल्चर से, और जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है उसमें आधा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अगर आपने स्टार्टिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। आज स्टार्ट करेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर से। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज़। कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे वर्ल्ड में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में मेनली हम अर्थ की रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो आज हम पहुंच गए हैं प्लांटेशन पे। पहले लो लेवल पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती थी, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो जिसमें ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी। फिर जब कॉलोनियल एरा शुरू हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने और फ्रांस के लोगों ने और आप समझ लो यूरोप के जो बड़ी बड़ी ये कंट्रीज़ थी, इन्होंने वॉयजेस करने शुरू कर दिए। इन्होंने अमेरिका डिस्कवर करा, इन्होंने इंडिया डिस्कवर करा और अलग अलग जगहों को डिस्कवर करा। फिर वहाँ पे जाके इन्होंने स्टार्ट करवाई प्लांटेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप मतलब कि एक ही क्रॉप को बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में उगवाया इन्होंने ही आप कह सकते हो ये प्लांटेशन टेक्निक जो है उसको बर्थ दिया। एंड जब एक ही क्रॉप को उगाया जा रहा था तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे थे। दैट ऑल वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। तो मेनली प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप्स का बिजनेस होता है। कैश क्रॉप कौन कौन सी होगी? 1 मार्क में आ सकती है टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, ऑयल पाम्स और शुगर केन और बनानास। दीज आर सम ऑफ द कैश क्रॉप्स। अब अगर प्लांटेशन किसी को करना है तो उसके लिए बहुत लार्ज एस्टेट यानी बहुत बड़ा फार्म चाहिए होता है, एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई छोटा फार्मर प्लांटेशन नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारी लेबर्स को वहाँ पे रखा जाता है जो अलग अलग काम करते हैंगे। तो ह्यूज एरिया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सेकेंड चीज़ क्या है? मैनेज करने के लिए। अब इतने सारे लेबर हैं, एक का काम ये है, एक का काम ये है, उनको मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर भी चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, बिकॉज ह्यूज लेवल पे होती है तो टेक्निक्स की भी ज़रूरत होती है। सेकेंडली साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू सिंगल क्रॉप को ग्रो करा जाता है। साइंटिफिक मेथड्स थ्रू कि मतलब उस क्रॉप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उसने पैसा कमा के देना है। उसको कितना वाटर चाहिए, इंसेक्ट्स ना लग जाए, उसको पेस्ट ना खा जाए, और उसको रेन कितनी मिलनी है, वट एवर इट इज, सब कुछ साइंटिफिकली ऑब्जर्व्ड रहता है कि जो क्रॉप है वो बिल्कुल अच्छे से हमारी निकल कर आए। और सबसे बेहतरीन बात इसकी क्या है? ये प्लांटेशन बिजनेस जब ब्रिटिशर्स ने शुरू कराया तो ये इंडिया में उनको आसानी से चीप लेबर मिल रही थी। अफ्रीका से, इनफैक्ट जब ये अमेरिका में करवाते थे प्लांटेशंस तो ये अफ्रीका से जो पीपल होते थे उनको स्लेव्स बनवा के वहाँ ले जाते थे, उनको वहाँ फार्म पे ज़बरदस्ती उनसे फार्मिंग कराई जाती थी। ऐसे आपने देखा है टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस होती हैंगी, तो चीप लेबर इन्हें मिल जाता है। कई बार तो पुराने ज़माने में तो इन्हें फ्री लेबर भी मिलता था। और गुड ट्रांसपोर्ट सेक्टर कनेक्टेड होता है फ्रॉम एस्टेट टू द मार्केट या फैक्ट्री, जहाँ पे भी ग्रेनरीज में यहाँ पहुँचना होता है, साइलोज में ये जो सामान है, जो प्लांटेशन की क्रॉप है वो निकलती है, तो वो डायरेक्ट ट्रकों में लोड होके पहुंच जाती है। और अभी हमें बताया है किसने क्या क्या कब कब शुरू करवाया था। तो फ्रेंच लोगों ने कोको और कॉफ़ी स्टार्ट करवाई थी वेस्ट अफ्रीका में। हमें पता है अफ्रीका में बहुत अच्छी कॉफ़ी बीन्स उगते हैं, तो वो फ्रेंच लोगों ने करवाया थी क्योंकि वहाँ पे उनकी कॉलोनी थी। और ब्रिटिशर्स की कॉलोनी इंडिया में थी तो इन्होंने टी गार्डन्स बनवाए इंडिया में। हमें पता है असम की चाय कितनी मशहूर है, और इन्होंने इंडिया और श्रीलंका दोनों में टी गार्डन्स बनवाए। और रबर जो है वो मलेशिया में बननी स्टार्ट हुई। ये ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर। और जो स्पेनिश और अमेरिकन थे उन्होंने मेनली फोकस कौन सी कैश क्रॉप पे करा था? स्पेनिश अमेरिकन्स ने कोकोनट एंड शुगर केन। और जो डच है, डच पीपल ने मोनोपोली मतलब सिर्फ वही उगा सकते थे उसको, शुगर केन की मोनोपोली काफ़ी समय तक रखी थी इन इंडोनेशिया। अभी हम ये कॉलोनियल एरा की बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। अब तो हर कोई शुगर केन उगाता है, बट पहले 1 मार्कर आ गया है। इंडोनेशिया में मोनोपोली बना रखी थी डच लोगों ने शुगर केन की। नाउ कॉफ़ी फजेंडाज बता रखा है आपकी बुक में। कॉफ़ी फजेंडाज मतलब बड़ी बड़ी लार्ज एस्टेट्स ऑफ कॉफ़ी, वहाँ पे लंबे लंबे चौड़े चौड़े आप कह सकते हो फार्म्स पे कॉफ़ी उगती है, जो ब्राज़ील में अभी भी उनको कई यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं वो उन पे निगरानी रखती है, यानी कि उनके अंडर में। आप तो देखो ये कॉलोनियल एरा ख़त्म हो चुका है, कॉलोनीज़ ख़त्म है, कोई किसी कंट्री ने किसी पे कब्जा नहीं कर रखा है, बट स्टिल अभी तक जो कॉफ़ी फजेंडाज हैं इन ब्राज़ील, उन पे जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उन पे उनका कब्जा है, उनको उसका जो रिटर्न
रिटर्न है वो मिलता है, वही उसको ऑब्जर्व करके कंडक्ट करते हैं, उसकी सारी देख रेख यूरोपियन कंट्रीज़ कर रही हैं। अब जो प्लांटेशंस है, जितनी भी प्लांटेशन जैसे कि इंडिया की हो गई, टी वाली हो गई, जितनी भी, चाहे ब्रिटिशर्स ने करी, फ्रांस ने करी, बाद में जब सबको आज़ादी मिली तो वो अपनी अपनी गवर्नमेंट को मिल गया, यानी कि अब इंडिया की जो टी प्लांटेशन है वो हमारी गवर्नमेंट के अंडर में है, कोई ब्रिटिशर उसको रूल नहीं कर रहा है। तो अब ये चेंज हो चुका है। देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ ब्राज़ील कॉफ़ी फेजेंडास दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ आपको समझ में आ गया प्लांटेशन क्या होता है। अब इसके सब पार्ट्स पढ़ेंगे किस टाइप से और एक्सटेंसिवली इनको यूज़ करा गया। तो फर्स्ट है आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। देखो इसमें क्या होता है, ग्रेन आ गया है यहाँ, क्रैश क्रॉप नहीं, जैसे वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, जो रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा चीज़ खाई जाती है उनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पूरे वर्ल्ड को वीट की ज़रूरत है। डो में भी काम आता है, रोटी में भी काम आता है, हर चीज़ में जो वीट है वो काम आता है। कब तो इसलिए इंटीरियर्स ऑफ सेमी एरिड लैंड, यानी कि वीट सेमी एरिड लैंड में भी उग जाता हैगा। तो मेन क्रॉप्स कौन कौन सी है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन की बात हो रही है यहाँ कल्टीवेशन की। तो वीट है इसकी मेन क्रॉप, फिर कौन बहुत चीज़ों में यूज़ आता है, बार्ले, ओट्स, राई। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ग्रोथ है। इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन में इतना वीट उगाया गया था। तो दीज आर द मेन क्रॉप्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन। इसमें भी साइज ऑफ फॉर्म बहुत लंबा चौड़ा चाहिए होता है, और ये जो फुली मैकेनाइज्ड तरीके से ये फार्मिंग होती हैगी। देखो मैकेनाइज लिखा है तो समझ जाना यहाँ पे इतना इंडिया का हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में और हमारे जैसे चाइना आप मान लो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, यानी कि हम ज़्यादातर काम लेबर से कराते हैं। दो आजकल ट्रैक्टर्स आ गए हैं, फार्मर्स के पास मशीन्स आ गई हैं, बट स्टिल फिर भी लेबर ओरिएंटेड ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। बट अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखो, अमेरिका हो गई, यूरोप हो गई, वेस्टर्न अमेरिका हो गई, तो इन सब कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या कि यहाँ पे काम जो होता है मशीनों से ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर मजदूर रखेंगे तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा रादर देन वो एक मशीन खरीद ले। तो इसलिए मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है ये सारा यूरेशियन स्टीप्स में होता है, कनाडा में और अमेरिकन प्रेरीज में ये वाला एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा वीट उगती हैगी, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कंप्लीटेड। नाउ विल स्टार्ट मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग बहुत हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होती है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ब्रिटेन वाला साइड हो गया ये, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया इज मिक्सचर ऑफ यूरोप एंड एशिया, समझ जाओ आप, ठीक है। तो कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब कि मिक्स्ड फार्मिंग मतलब कि इकट्ठी उगाई जाती है एक दो क्रॉप्स। तो वीट, बार्ले, ओट, राई, मेज, मेनली इनको मिक्स फार्मिंग के थ्रू उगाया जाता हैगा। जो फार्म का साइज है वो मॉडरेट होता है, यानी कि ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। फॉडर क्रॉप्स उगाई जाती है। फॉडर क्रॉप्स मतलब जो गाय भैंसे चरती हैं वो फॉडर क्रॉप्स हो गई। सेकेंडली जिनका कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है इन द फॉडर, उनको उगाया जाता है। एंड दो टेक्निक्स इसमें यूज़ करी जाती है, क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग। हमने क्लास 7th 8th में क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग दोनों टेक्निक्स पढ़ी थी। क्रॉप रोटेशन में एक टाइम पे दो क्रॉप्स उगाई जा सकती है, और इंटर क्रॉपिंग में भी इधर से उधर क्रॉप्स करके जो हमारी यील्ड है वो हम उसको बढ़ा सकते हैंगे। एंड तो इसमें आपको याद रखना है मिक्स फार्मिंग में कौन सी दो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग पैटर्न। अब इसमें सॉइल फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता हैगा। एंड कई बार मिक्स फार्मिंग के साथ साथ ये लोग अपने जो फार्म है उस पर एनिमल हस्बेंड्री भी करनी शुरू कर देते हैं, यानी हैन रख ली और आप कह लो गोट रख ली, भेड़े रख ली, जिससे ये लोग एनिमल्स को रेयर करके लाइफ स्टॉक बना के अपना जो साइड इनकम है वो भी कर लेते हैं। ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है इसमें मशीनरी के ऊपर, यानी कि ये भी मशीन ओरिएंटेड सारा वर्क होता हैगा। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है और ग्रीन मेन्योर का तो ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। मैकेनाइज चीज़ें, केमिकल फर्टिलाइजर्स। और अगर मैंने आपको बताया कौन कौन सी एनिमल हस्बेंड्री में ये लोग चीज़ें रख लेते हैं अपने फार्म पे, तो वो कैटल, शीप, पिग और पोल्ट्री रख लेते हैं, जिससे कि इनकी साइड इनकम होए और ये एक टाइम पे दो क्रॉप्स उगा लेते हैं। तो इट इज़ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। नाउ ये आपका मिक्स फार्मिंग भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी इंडिया नहीं आ रहा है तो साथ के साथ लर्न करते रहो इसको। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या है, आपको डेयरी वर्ड समझ के पता चल रहा है कि इसमें मिल्क एनिमल मतलब जो हमें आप कह सकते हो कुछ ना कुछ चीज़ें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये आज के टाइम पे बहुत एडवांस हो गया है। मिल्क एनिमल्स में क्या करना होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनके लिए शेड बनवाओ, उनके लिए खाने की जगह बनवाओ, उनके लिए आपको बेस्ट क्वालिटी का फॉडर चाहिए और उनको फीडिंग, उनकी मिल्चिंग मशीन्स लगानी पड़ती
पड़ती हैं। अब कोई खुद थोड़ी बैठ के इतने हाई लेवल पे गाय में से दूध निकाला जाएगा, नहीं। मिल्किंग मशीन्स लगाई जाती है। कैटल को ब्रीडिंग, जो उनका ब्रीडिंग प्रोसेस होता है, जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। उनकी हेल्थ के लिए वेटेरियन सर्विसेज, यानी कि अगर किसी जानवर की तबीयत ख़राब है तो उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। तो डेयरी फार्मिंग भी आजकल एडवांस हो गया। ऐसे नहीं कि घर में खाली डेयरी खोल ली और वो दूध बेच रहे हैं, वो नहीं बात हो रही है यहाँ पे ऑन अ वेरी ह्यूज पर्पज। जैसे अमूल है इंडिया के अंदर, इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन हुआ, अमूल बना, और कितने एक्सटेंसिव लेवल पे हमारे यहाँ अमूल का जो दूध है वो बिकता है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेयरी फार्मिंग। अब वहाँ पे रेफ्रिजरेटर की भी ज़रूरत है। पैस्चराइजेशन जो मशीन्स होती हैं जो एकदम से ठंडा करके टेम्परेचर पे और नीचे ले आती हैं, जिससे कि जो टेट्रा पैक्स में जो सामान है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब ये जो आइटम्स है ये 2-3 दिन में एक्सपायर हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए इनका ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ये अर्बन एरियाज़ के पास में लगाया जाता है कि दूध बना, गाड़ी में आ गया, ट्रक के अंदर लोड होके आ गया, 2 दिन में वो ख़त्म हो गया, फिर दोबारा गाड़ी आ जाती है, जिससे कि जो ये सामान है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं ये, तो इनके लिए पास में ही, अर्बन सेंटर के पास में ही जो आप कह सकते हो इनका सेटअप हो रखा होता है। ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस होता है, इंडिया में भी प्रैक्टिस होता है ये। तो विद दिस हमारे ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ विल सी द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। देखो जब भी मेडिटेरेनियन वर्ड आता है आप समझ जाना, मेडिटेरेनियन सी के पास में जो रीजन्स हैं हम उनकी बात करेंगे। दैट मीन्स अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके पास वाले जो रीजन्स हैं उनके बारे में वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है दैट वी विल स्टडी। अब एग्जाम में इन पे क्वेश्चन देखो कैसे आता है, डिस्क्राइब द प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड इट्स सब पार्ट्स। तो पूरा बताना कॉलोनियल पीरियड में शुरू हुआ था, ये कैश क्रॉप है, फिर इन तीनों को बताना, और इनको 2-2 लाइन में भी अगर आपने डिफाइन कर दिया तो अगर ये 6 मार्कर में भी आता है तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, एंड इफ़ यू वांट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स किसी भी चैप्टर के, ज्योग्राफी के, इसके और बाकी सब चैप्टर्स के, तो यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, स्टार्टिंग में तुम्हें दिखा होगा, वहाँ से जाके तुम्हें हैंड रिटन, टाइप्ड और टेस्ट मिलेंगे हर चैप्टर के ज्योग्राफी के। यू कैन गो एंड टेक इट। पिंड कमेंट देखोगे इस चैप्टर का तो मैंने पिन कर रखे हैं सारे के सारे लिंक्स। और सेकेंडली सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इको, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस हर एक का नोट्स मैंने डाले हो अपने इंस्टाग्राम पे। इफ़ यू वांट जाओ और जाकर आप एक्सेस उनको कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टडी द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन वही मैंने एरिया बता दिया यूएसए वाला। ये हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है एंड फुल ऑन कमर्शियल बेसिस पे होता है। इसका बेस्ट जो पार्ट है वो है इसमें विटीकल्चर। विटीकल्चर मतलब जो वाइन का कल्टीवेशन होता है, वही वाइन जो प्रोड्यूस होती है। हमने देखा है कई चैनल्स पे हमें दिखाते हैं बड़े बड़े बैरल्स में बियर और वाइन स्टोर करके रखी होती है इतने सालों के लिए, जिससे कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके, तो उसको विटीकल्चर कह रहे हैं। किससे बनती है वाइन? ग्रेप कल्टीवेट होता है, उससे ग्रेप से वाइन बनती है। बेस्ट क्वालिटी ग्रेप्स का ये वाइन बना देते हैं, और जो इन्फीरियर, जो ये थोड़े बेकार लेवल के ग्रेप्स होते हैं, सड़े हुए ग्रेप्स कह लो, उनसे रेजिन, किशमिश, करेंट्स बना दिए जाते हैं, ऑलिव्स और फिग्स बना दी जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल इन द विटीकल्चर। एंड विंटर में डिमांड बढ़ जाती है वाइन्स की, इसलिए इनका प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा कर देते हैं ये, एंड इनका जो आप कह सकते हो बिक्री होती है वो ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज विंटर में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत डिमांड बढ़ती है वाइन की, एज वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो पीपल रेगुलरली कंज्यूम वाइन, मतलब वो वाइन पीते ही पीते हैं बिकॉज ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो विद दिस मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटेड। नाउ विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक एंड फिर ये मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इसमें आपको समझ में आ रहा है मार्केट वर्ड से मतलब क्या हो गया कि बिजनेस पर्पज़ के लिए ये फार्मिंग हो रही है। हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाई जाती हैं एंड इट इज़ वेरी प्रॉफिट ओरिएंटेड क्रॉप्स में इसमें उगाया जाता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर तीनों को ही मतलब कलेक्ट करके अर्बन मार्केट तक, यानी कि जो फ्रेश मंडी होती है उसमें पहुंचाया जाता है। स्मॉल फार्म्स पे ग्रो करते हैं इनको, एंड यही होता है कि उगे सब्जी और जो फ्रूट है और वो सीधा डायरेक्ट इनको अर्बन मार्केट है उसमें पहुंचाना होता है। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्रेश जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट से मार्केट तक पहुंच जाती है। अब इट इज़ लेबर प्लस कैपिटल इंटेंसिव बोथ, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारा काम मशीन करती है, लेबर भी करता है काम और जो मशीनरी है वो भी करती हैगी। एंड इसमें हाई विल्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे क्वालिटी के सीड्स, इरीगेशन होती है, फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स दोनों का यूज़ करा जाता है। अब कहाँ पे होती है ये मार्केट गार्डनिंग? इट इज़ परफॉर्म्ड इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूएस, मेडिटेरेनियन और नीदरलैंड्स। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड्स के अंदर ट्यूलिप्स का, ट्यूलिप फ्लावर जो है उसका बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे फार्मिंग होती हैगी।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी 1 मार्कर में आ सकता हैगा। और एक और चीज़ हमें बता रखी है इसमें, ट्रक फार्मिंग। अब ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग में मेनली वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन होता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? ट्रक फार्मिंग। वही सब टेक्निक है, फील्डिंग वैरायटी, सीड्स हो गए, इरिगेशन यूज़ होती है, और क्या हो गया, हमारा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, बस इसमें मेनली वेजिटेबल का कल्टीवेशन है। नाउ नेक्स्ट इज द मार्केट गार्डनिंग, या फिर हम कहते हैं इसे फैक्ट्री फार्मिंग या फिर पोल्ट्री। तो इसमें मेनली एक और चीज़, इस ह्यूज बिजनेस पर्पस वाले में हमारा एनिमल्स की रेयरिंग भी करी जाती है, मार्केट गार्डनिंग प्लस ये पोल्ट्री भी साथ में ले आते हैंगे, यानी कि फार्म तो है ही, साथ में जो एनिमल्स हैं उनको भी रेयर करा जाता है, उनको स्पेशलाइज टेक्निक्स से उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, फिर उनको वेटेरियन सर्विस, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, और जो प्रोड्यूस होता है उसको ये लोग हाथों हाथ अर्बन मार्केट्स में बेचने के लिए भेज देते हैं थ्रू द ट्रांसपोर्ट। तो इसमें मेनली थिंग इज ट्रक फार्मिंग, वेजिटेबल हैगा, और वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, तीनों का ही मार्केट गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर में मेनली फ्रूट्स पढ़ाए जाते हैं, एंड नीदरलैंड्स का एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट इन दिस। और फैक्ट्री फार्मिंग, या फिर फैक्ट्री फार्मिंग क्या है? फैक्ट्री फार्मिंग, इसमें पोल्ट्री और कैटल को रेयर करा जाता है, जिससे कि जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाए, एंड इट इज़ मेनली कैपिटल ओरिएंटेड बिजनेस। तो ये 2 टाइप से होती है, एक होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग में और एक होती है कलेक्टिव फार्मिंग में। कलेक्टिव फार्मिंग अब मॉडर्न हो गया है, पहले ज़माने में यूज़ होता था, अब जो मेन है वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है, बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे होते हैं, दे साइन सम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल, और वो अपनी रिसोर्सेज पूल करते हैं, यानी कि इकट्ठे लाते हैं, और जो वो प्रॉफिट कमाते हैं वो आपस में उनका शेयर हो जाता हैगा। तो ग्रुप ऑफ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, अपनी रिसोर्सेज पूल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। और वो जो इनपुट है वो भी इकट्ठा डालते हैं सारे, और जो सेलिंग प्राइस होता है वो अच्छा खासा इनको मिलता है, एंड दे प्रोड्यूस द क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। वेस्ट यूरोप में, डेनमार्क में, स्वीडन में, इटली में, बेल्जियम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आप डेनमार्क की बात करो तो एवरी फार्मर इज़ अ कोऑपरेटिव फार्मर इन डेनमार्क। नाउ लेट्स कम टू कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग में सोशल ओनर्स होते हैं। सोशल ओनर्स मतलब कि सब लोग सोसाइटी बेस पे, जो गवर्नमेंट है मेनली वो ओरिएंट करवाती है कि सारे फार्मर्स इकट्ठे आए, अपना पीस ऑफ लैंड में इकट्ठे वो लोग आके फार्मिंग करें। तो ये मेनली होता था हमारा कलेक्टिव लेबर होती है, सब लोग लेबर प्रोवाइड करते हैंगे, अपना फार्म भी प्रोवाइड करते हैं, इनपुट देते हैं अपना, एंड जो प्रोड्यूस होता है फिर उसको ये अकॉर्डिंग टू जिसमें वर्क कर रहा होता है आपस में बांट लेते हैं। इसको कॉलखोज कहा जाता था इन ओल्ड यूएसएसआर, यानी कि जो रशिया और जो 15 और 14 और स्टेट्स थी वो मिला के यूनाइटेड वो बनाती थी हमारा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। पॉलिटिकल साइंस है तो आपको पता होगा, उसको कहते थे यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन भी कहते थे। तो वो जो हमारा ओल्ड रशिया है आप कह लो, और जो 14 और स्टेट थी सोवियत यूनियन में, ये पहले होता था कलेक्टिव फार्मिंग, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिज्म था, तो कम्युनिज्म के अंडर में ये होता था कोलकोस। इसमें क्या होता था, पूल करते थे अपने लैंड को, सब अपना अपना लैंड दे देते थे, और जो बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड होता था वो अपने पास भी उसको रखते थे, ऐसा नहीं था कि सब कुछ दे देते थे। सेकेंडली गवर्नमेंट एक प्राइस सेट कर देती थी और एक गोल सेट कर देती थी कि इतना मिलके सबको प्रोड्यूस लाना है, इतना प्रोड्यूस लाओगे तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूस भी सेट कर दी थी और प्राइस भी सेट करती थी, और अगर प्रोड्यूस एक्स्ट्रा निकल जाए यानी कि ज़्यादा निकल जाए गवर्नमेंट जो गोल सेट करा है, तो उसका पैसा भी फार्मर्स को मिलता था और वो आपस में बांट लेते थे अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय ईच पर्सन। जिसने जितना काम करा उसे उतनी इनकम मिल जाती थी। सेकेंडली ये अपने टैक्स भी पे करते थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट से मशीनरी लेते थे तो इनको टैक्स भी पे करना होता था। नेक्स्ट थिंग इज दैट इन कभी कभी रेयरली बोनस और रिवॉर्ड भी मिलते थे। अगर किसी फार्मर ने अच्छा काम करा है तो उन्हें बोनस और रिवॉर्ड मिलते थे। और अभी की यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ, यानी कि सोवियत यूनियन जब ख़त्म हो गया, हमारा सोवियत यूनियन ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, ये सिस्टम भी ख़त्म ही हो गया था। नाउ दिस सिस्टम इज़ मॉडिफाइड, अब इस सिस्टम को बहुत मॉडिफाई कर दिया गया है हर एक गवर्नमेंट ने, एंड नाउ इट्स लाइक कोऑपरेटिव फार्मिंग ओनली। तो कलेक्टिव फार्मिंग हमें बता रखा है बस बुक में, सो अगर एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू राइट अबाउट दैट, जो ये सोवियत यूनियन में होता था कोलकोस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज माइनिंग। तो
तो माइनिंग कब शुरू हुई? जब हमें मिनरल्स मिलने स्टार्ट हुए। हमने ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, आयरन एज के बारे में पढ़ा है, जब इन मिनरल्स की डिस्कवरी हुई इन द अर्ली सोसाइटीज़। और पहले ज़माने में इन मिनरल्स से सिर्फ यूटेंसिल, टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे, बट अब इनका यूज़ बहुत इंक्रीज़ हो गया है। हम हर एक चीज़ के अंदर मिनरल्स का यूज़ करते हैं। तो देयर आर फैक्टर्स इफेक्टिंग माइनिंग। तो एक फिजिकल फैक्टर है और एक है इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर ये है कि हमें साइज़ पता होना चाहिए, कौन सी जगह पे हमें माइनिंग करनी है, ग्रेड पता होना चाहिए, एंड मोड ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट पता होना चाहिए किस चीज़ के डिपॉजिट में हम माइनिंग करने जा रहे हैं। इधर इट इज़ ऑफ गोल्ड, इधर इट इज़ ऑफ कोल, और इधर इट इज़ ऑफ अ नेचुरल गैस। नेक्स्ट चीज़ इज इकोनॉमिक, मतलब कि डिमांड कितनी है उस मिनरल की जिसकी माइन तुम्हें पता चली है, जिसकी डिपॉजिट तुम्हें पता चली है। टेक्नोलॉजी, आपके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं उस मिनरल को बाहर निकालने की। कैपिटल है तब, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ह्यूज कैपिटल चाहिए होती है अगर आपको माइनिंग कंडक्ट करवानी है तो, और लेबर भी चाहिए प्लस मशीन भी। इसमें लेबर मशीन इक्वली चाहिए होती है, तो इसलिए। नाउ लेट्स स्टडी द मेथड्स ऑफ माइनिंग। क्या होते हैं माइनिंग के मेथड्स? तो एक है सरफेस माइनिंग, यानी कि जो पास में मिनरल्स होते हैं इसमें उसको निकाला जाता है जो ज़्यादा अर्थ के नीचे डीप नहीं दबे होते। इसको ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। इट इज़ ईजी एंड चीप होती है ये थोड़ी, बिकॉज क्लोज सरफेस से ही आपको मिनरल निकालने, ज़्यादा अंदर तक आपको खुदाई नहीं करनी है। इसमें सेफ्टी एंड प्रिकॉशन कम यूज़ करा जाता है, और जो इक्विपमेंट है वो लो लेवल के यूज़ करे जाते हैं। और जो आउटपुट है वो रैपिड, यानी कि जल्दी निकल आता है, पास में से ही तो निकालने हैं, और लार्ज आउटपुट निकल के आता हैगा। दूसरी होती है हमारी जो ओर्स डीप बिलो, जो ज़मीन के अंदर तक दबे होते हैं, उनको निकालने के लिए होती है हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग, दूसरी टाइप की माइनिंग। इसमें शाफ्ट मेथड यूज़ होता है, यानी कि वर्टिकली जो शाफ्ट है उसे ऐसे ऐसे मार के जो मिनरल्स है उनको निकाला जाता है। कई बार मशीन से, कई बार लेबर्स खुद करते हैं इस काम को। एंड इट इज़ वर्टिकल शाफ्ट, वर्टिकली शाफ्ट सैंक करे जाते हैं, मैंने बता दिया आपको। इसमें जो मिनरल्स है जब निकलते हैं तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन द वेरियस फैक्ट्रीज जहाँ पे वो आगे प्रोसेस होते हैंगे। स्पेशल लिफ्ट्स लगाई जाती है, हमने मूवीज़ में देखा है, माइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, हमने KGF में देखी थी कैसी होती है माइन। तो स्पेशल लिफ्ट्स लगाई जाती है, हॉलेजेस लगाई जाती है, जिससे जो वर्कर्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, दे अंदर जाके वो माइनिंग करते हैं। तो वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। वेंटिलेशन सिस्टम से ये कि अंदर सांस कैसे आएगी, एंड डेंजरस होता है ये बहुत ज़्यादा, बिकॉज कई बार माइंस में एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई पॉइजनस गैस फैल जाती है, कभी फायर लग जाती है, कभी फ्लड आ जाती है, कोई पहाड़ टूटा वहाँ से अंदर से पानी निकल आया, फ्लड आ गई, या फिर केविंग हो जाती है, यानी कि पत्थर टूट के गिर जाते हैं, लोग उसके नीचे दब जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी फेटल बिजनेस। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस बिज़नेस के अंदर। अब अगर डेवलप कंट्रीज़ की बात करो तो उन्होंने माइनिंग करना कम कर दिया। क्यों? बिकॉज लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए माइनिंग के अंदर, उनके पास लेबर की कमी है। और अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करो तो वहाँ पे लेबर चीप मिलती है। इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ अगर आप ले लो तो हमारे यहाँ माइनिंग आजकल ज़्यादा होती है। एंड मेनली अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ का देखा जाए तो 50% ऑफ द इनकम, एशिया के जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी 50% इनकम इन मिनरल्स के थ्रू ही आ रही है। तो विद दिस आपका माइनिंग भी कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको इससे, तो फुल आपको ये 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करना होगा, नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, समझ आपको ये आ गया है। तो विद दिस आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 वीडियो डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड स्टडी फॉर इट। पार्ट 2 ये है। अब आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको